हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज कैप पर। मैं हूं आपका दोस्त अम्बत तिवारी और ये सुबह 6 बजे की क्लास है जिसमें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं डेली करंट अफेयर को। तो जी हाँ दोस्तों, नॉलेज कैप पर हम आपको डेली बाइलिंगुअल करंट अफेयर्स जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं, जो आपके यूपीएससी ईपीएफ एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए और बाकी के सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों आज है 7 नवंबर 2020 का करंट अफेयर आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के साथ। तो हमारी आज की जो सबसे पहली न्यूज़ आती है बैंकिंग सेक्टर से आती है कि आईसीआईसीआई बैंक लॉन्चेज माइन अ कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग प्रोग्राम। तो आईसीआईसीआई बैंक ने एक बैंकिंग प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है माइन। ठीक है। तो जो एक आईसीआईसीआई बैंक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक प्राइवेट लैंडर है। ठीक है। तो आईसीआई बैंक ने अपने मिलेनियम ग्राहकों को, अपने मिलेनियम कस्टमर्स को, मिलेनियम कस्टमर कौन कौन से, मतलब 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की आयु का जो ग्रुप है उन कस्टमर्स को मिलेनियम कस्टमर बोला गया। ठीक है। एक माइन नामक के एक व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम जो है शुरू किया है। ठीक है। तो अब लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। संदीप बख्शी जी की फ़ोटो लगी हुई है। संदीप बख्शी जी कौन है? एमडी सीईओ हैं किसके? आईसीआई बैंक के, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इस बैंक की टैगलाइन कौन सी है? हम है ना, ख्याल आपका। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो आईसीआईसीआई बैंक माइन प्रोग्राम है इसके बेसिक फीचर्स क्या क्या हैं। आईसीआईसीआई बैंक का जो माइन प्रोग्राम है इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला इंस्टेंट सेविंग अकाउंट, तत्काल बचत खाते खुलवाना। न्यू लुक आई मोबाइल एंड बैंक मोबाइल बैंकिंग ऐप, एक नई बैंकिंग ऐप है ना। क्यूरेटेड क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की स्कीम्स अवेलेबल है। इंस्टेंट पर्सनल लोन्स और ओवरड्राफ्ट्स अवेलेबल हैं। इसके बाद एक्सपोनेंशियल ब्रांचेस एंड सोशल इंगेजमेंट सर्विसेज जो हैं वो अवेलेबल हैं इनके पास। आगे बढ़ते हमारी अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ हमारी यूनाइटेड स्टेट्स से, दैट यूनाइटेड स्टेट्स फॉर्मली एग्जिट पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट जो है वो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से बाहर निकल गई है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका 4 नवंबर 2020 को आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर आ गई, मतलब अपना जो नाम है इन्होंने बाहर ले लिया है। ठीक है, अपने आप को उस चीज़ से अलग कर लिया और इसके साथ ही अमेरिका अब औपचारिक रूप से इस समझौते से बाहर निकलने वाला एकमात्र देश जो है जो बन गया है, क्योंकि इसने 2015 में अपनाया था और संयुक्त राष्ट्र ने नवंबर में अपनी वापसी की अधिसूचना जारी कर दी थी। कब? 4 नवंबर 2019 को इन्होंने अपनी वापसी की अधिसूचना जारी कर ली थी। अच्छा, हाँ, रीज़न फॉर विड्रॉवल। अब ऐसे कौन कौन से रीज़न थे जिसकी वजह से इन्होंने विड्रॉवल किया, मतलब ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से अमेरिका बाहर आया। तो पेरिस समझौते के तहत विकासशील देशों को वित्त वर्ष 2020 से हर साल कम से कम $100 बिलियन की राशि जुटाना अनिवार्य है और इस राशि को 5 साल बाद संशोधित किया जाना था। ठीक है, किसको? विकासशील देशों को, डेवलप्ड कंट्रीज को। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस कदम का विरोध किया और इसे अनुचित ठहराया, जो इसके हटने का मुख्य कारण बनाया। मतलब जो फंड रेज करना था डेवलप्ड कंट्रीज़ को, उसके अगेंस्ट इन्होंने ये स्टेप लिया। अब बात करते हैं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है क्या बेसिकली। ठीक है, देखिए ये जो सारी चीज़ें ये आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो यदि हम बात करें पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की कि ये है क्या, तो जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है ये दिसंबर 2015 में 195 देशों ने पेरिस फ्रांस में यूएनएफसीसीसी के दलों में 21वें सम्मेलन में कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए। तो बेसिकली ये कई सारे देशों का समूह है जो कि क्लाइमेट चेंज की तरफ काम करता है, जो कि क्लाइमेट का चेंज कंट्रोल करने के लिए या कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो बढ़ती मात्रा उसको कंट्रोल करने के लिए काम करता है। और ये एक संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क है। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन है। ठीक है। अगली न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। तो इंडिया रिसीव्स सेकेंड बैच ऑफ 3 राफेल एयरक्राफ्ट। तो भारत के पास 3 और राफेल क्राफ्ट का आगे पहला बैच पहले आ चुका था 5 राफेल क्राफ्ट के साथ, और दूसरा बैच और आ चुका है जिसमें 3 राफेल भारत को मिले हैं। तो 3 राफेल विमानों का दूसरा बैच भारत पहुंच गया है, जिसके साथ ही भारत वायुसेना में राफेल विमानों की कुल संख्या कितनी हो गई? 8। 5 पहले, 3 अब तो 8 हो गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले 5 राफेल जो कि 28 जुलाई को भारत पहुंचे थे और 10 सितंबर को हरियाणा के अंबाला एयरबेस में आधिकारिक तौर पर ये भारतीय वायुसेना में शामिल कर दिए गए हैं। ठीक है, और वायुसेना प्रमुख चीफ एयर मार्शल आर के भदौरिया द्वारा मिली जानकारी के अनुसार 2023 तक सभी 36 जेट भारत को जो है वो सौंप दिए जाएंगे। आगे बात करते हैं। चाचा चौधरी बिकम्स द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द नमामि गंगे प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, चाचा चौधरी हम सभी जानते हैं कि जो जैसा बोलते हैं ना 19th सेंचुरी के जो बच्चे हैं है ना,
उन बच्चों की यहाँ पर ये बात करें तो चाचा चौधरी उनके लिए बहुत ज़्यादा 19 सेंचुरी की नहीं, मतलब 90s के जो बच्चे हैं उनकी बात करूँ मैं, तो 90s के बच्चों के लिए जो चाचा चौधरी एक बहुत बड़े कैरेक्टर रहे हैं। ठीक है, मैं खुद एक 90s किड हूँ, तो मतलब सॉरी टू से किड, बट मुझे भी ये काफ़ी पसंद रहे हैं चाचा चौधरी, और साबू की कहानी हम सभी ने पढ़ी है। ठीक है, तो चाचा चौधरी जो हैं भारतीय महानायक, प्रतिष्ठित महानायक चाचा चौधरी अब नमामि गंगे प्रोग्राम के साथ हाथ मिलाने के लिए आगे आए हुए हैं। ठीक है, और डायमंड ट्यूनस की नई टॉकिंग कॉमिक्स को प्रकाशित करेगा चाचा चौधरी के साथ, नदी के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व के रूप में ये जागरूकता फैलाएगा, और गंगा उत्सव 2020 तक ये लिया गया है। आगे बात करते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो हरिहरन विंस जेसी डैनियल अवार्ड फॉर लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन इन मलयालम सिनेमा। तो हरिहरन को जेसी डैनियल अवार्ड जो है वो दिया गया है, जो कि मलयालम सिनेमा के एक विख्यात व्यक्ति हैं। तो प्रसिद्ध फिल्मकार जो हैं हरिहरन, इनको जेसी डैनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और इनका योगदान किस में रहा है? मलयालम सिनेमा में रहा है, सिर्फ इतना याद रखना है। नाम है हरिहरन, जेसी डैनियल अवार्ड इन्हें मिला है, और ये किससे संबंधित हैं? मलयालमी सिनेमा से संबंधित है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सिर्फ 3 चीज़ें, हरिहरन को जेसी डैनियल अवार्ड मिला है, और ये किससे संबंधित हैं? ये मलयालम सिनेमा से संबंधित हैं। आगे बात करते हैं एनडीडीबी चेयरमैन दिलीप रात इलेक्टेड एज आईडीएफ। ठीक है, आईडीएफ तो एनडीडीबी का फुल फॉर्म के यदि हम बात करें तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने के जो चेयरमैन है दिलीप रात, इनको सिलेक्ट किया गया है आईडीएफ के चीफ के तौर पर, मतलब इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के चीफ के तौर पर इन्हें चुना गया, जो कि भारत के लिए काफ़ी बड़ी बात है। ठीक है, और रात हैज़ प्लेड अ की रोल इन सिंगिंग अ डेयरी डिक्लेरेशन एट आईएफडी वर्ल्ड डेयरी समिट इन दी रॉटरडैम इन अक्टूबर 2016 बिटवीन आईडीएफ एंड एफएओ। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्टेप लिए थे, और उन्हीं चीज़ को रिगार्ड करते हुए इन्हें ये सम्मान के तौर पर पद दिया गया है। इनकी यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं दोस्तों। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आईडीएफ का जो इस्टेब्लिशमेंट है 1903 में हुआ था, और आईडीएफ के जो प्रेसिडेंट हैं वो पैकर्सियानो ब्राज़ीले हैं, और इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज़ हमारे यहाँ डीएमसी से आती है कि डीएमसी लॉन्चेज प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ इनिशिएटिव। ठीक है दोस्तों, तो डीएमसी बात करी जाए, देहरादून म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने एक नया स्टेप लिया। तो चूँकि जो प्लास्टिक की चीज़ें यहाँ वहाँ फेंक देते थे, उनको हटाने के लिए, उनको बचाने के लिए, पर्यावरण को साफ रखने के लिए, मतलब हम बात कर सकते हैं कि ये एक पहल मल्टीपल चीज़ों की, मल्टीपल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बन सकती है कि प्लास्टिक लाओ और मास्क ले जाओ। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, कोविड-19 में मास्क की बहुत ज़्यादा डिमांड भी है, तो लोगों को मास्क मिल जाएगी, और लोग जो प्लास्टिक यहाँ वहाँ फेंकते थे वो यहाँ वहाँ ना फेंक कर वो एक जगह देकर जाएंगे, है ना, और बदले में उन्हें एक मास्क दिया जाएगा। तो बेसिकली ये काफ़ी अच्छी एक स्कीम है, और 5,000 फेस मास्क जो हैं वो वितरित किए जाने इसके तहत। इंपॉर्टेंट बातचीत कर लेते हैं कुछ, तो गवर्नर जो उत्तराखंड के वो बेबी रानी मौर्य जी हैं, और कैपिटल जो उत्तराखंड की वो देहरादून है विंटर टाइम पर, और गैरसैंण है समर टाइम पर। और वहीं चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड की बात करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज़ आप सभी की स्क्रीन पर ये रही दोस्तों, कि इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग दी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वार एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो हर साल 6 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और सशस्त्र में पर्यावरण शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो 6 नवंबर को मनाया जाता है, सिर्फ डे याद रखना है आपको। ठीक है, और यहाँ पर यदि हम आगे बात करें, ठीक है, तो अगली न्यूज़ है कि शशिकांत दास चेयर्स 40th सार्क सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीट। ठीक है, तो रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं शशिकांत दास जी, इन्होंने जो सार्क कंट्रीज़ थी इनकी 40वीं जो सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग है उसको हेल्ड किया। ठीक है, और बैठक के दौरान दास ने एक सीमित यूज़र समूह सुरक्षित संचार नेटवर्क सार्क फाइनेंस सिंक्रोनाइजेशन का भी जो है उद्घाटन किया। तो याद रखना है, सार्क फाइनेंस सिंक्रोनाइजेशन जो है वो सार्क कंट्रीज़ के लिए किया गया है बेसिकली। इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि जो सार्क फाइनेंस एस्टेब्लिशमेंट है, इसका एस्टेब्लिशमेंट नवंबर 1998 में हुआ था, और सार्क फाइनेंस करंट चेयर जो है वो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब जो सार्क फाइनेंस जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हेड है, इनके हेड रिजर्व बैंक भारत के पास है। मतलब ये हर कुछ साल के लिए हर एक कंट्री के पास रहता है जो सार्क कंट्रीज़ हैं। तो फिलहाल ये भारत के पास चल रहा है। ठीक है,
और ये सारे बैंक जो हैं वो सार्क फाइनेंस में सम्मिलित हैं। ये सभी सेंट्रल बैंक है, जैसे भारत का सेंट्रल बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक, तो ये सभी कंट्रीज़ के बैंक है। बांग्लादेश बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव, है ना, ये सभी अवेलेबल है यहाँ पर। अगली न्यूज़ की तरफ चलते तो अगली न्यूज़ आती है तंजानिया से कि तंजानिया प्रेसिडेंट जॉन पॉम्बे मोंगफली विंस सेकेंड टर्म। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि जो तंजानिया के नए प्रेसिडेंट जो है वो वही हैं जो पुराने थे, जिनका कि नाम क्या है, जॉन पॉम्बे, बस इतना ही याद रखना है। इसके अलावा तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा और करेंसी इसकी जो है तंजानियन शिलिंग है। तीन चीज़ें याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आज का करंट अफेयर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू गाइज़, थैंक यू वेरी मच।